हेलो बच्चों, आशा करता हूं आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। जैव अणु के पार्ट 7 में बच्चों आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको याद होगा बच्चों, पिछले लेक्चर में हम लोग वसा यानी लिपिड्स की बात हम कर रहे थे और वसा या लिपिड्स में हमने सरल लिपिड्स पढ़ लिए थे। सरल लिपिड्स में हमने ग्लिसरॉल की बात की थी, हमने वसीय अम्ल की बात की थी और अंत में हमने वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल के एस्टर्स यानी फैट्स और ऑयल्स की बात की थी। तो सरल लिपिड्स हम लोग पढ़ चुके थे बच्चों। आज हम किसकी बात करेंगे? आज हम बात करेंगे संयुक्त लिपिड्स या जिसे हम कहते हैं कॉन्जुगेट लिपिड्स। ठीक है, तो आज हम किसकी बात करेंगे बच्चों? संयुक्त लिपिड्स या कॉन्जुगेट लिपिड्स। अब संयुक्त वसा या कॉन्जुगेट वसा का मतलब है बच्चों, इनमें वसा के साथ साथ, बिल्कुल सही, संयुक्त का मतलब है इनमें वसा के साथ साथ एक गैर वसा पार्ट भी पाया जाएगा। तो वसा के भाग के साथ साथ जब कोई गैर वसा का भाग भी सम्मिलित होगा तो ऐसे वसा को क्या कहा जाएगा? संयुक्त वसा। यानी कॉन्जुगेट लिपिड्स में हमारे पास वसा भाग यानी लिपिड पार्ट के साथ साथ क्या मिलेगा भाई? गैर वसा या नॉन लिपिड पार्ट। ठीक है, तो वसा के साथ साथ गैर वसा का भाग दोनों सम्मिलित होकर क्या कहलाता है बच्चों? संयुक्त वसा या कॉन्जुगेट लिपिड्स कहलाते हैं। अब इन संयुक्त वसा में दो उदाहरण आपको याद रखने हैं, या हम दो उदाहरण पढ़ेंगे बच्चों। हम किस किस की बात करेंगे? एक हम बात करेंगे यहां पर फॉस्फोलिपिड्स की, फॉस्फोलिपिड्स या जिसे हम कहते हैं फॉस्फोग्लिसराइड्स। ठीक है, और दूसरी हम बात करेंगे यहां पर ग्लाइकोलिपिड्स। तो दो उदाहरण किसके हैं बच्चों? संयुक्त वसा के। किसके उदाहरण हैं? दो संयुक्त वसा के उदाहरण हैं, एक फॉस्फोलिपिड्स और दूसरा क्या है? ग्लाइकोलिपिड्स। दोनों किस में आएंगे बच्चों? संयुक्त वसा में आएंगे। तो एक एक करके बात करेंगे हम। सबसे पहले किसकी बात करेंगे बच्चों? फॉस्फोलिपिड्स की। तो सबसे पहले हम यहां पर किसकी बात करने वाले हैं? फॉस्फोलिपिड्स या जिसे कहते हैं फॉस्फोग्लिसराइड्स। अब क्या मतलब है बच्चों फॉस्फोलिपिड्स का? इनमें लिपिड के साथ साथ, वसा के साथ साथ एक गैर वसा यानी नॉन लिपिड पार्ट भी शामिल होगा। तो आप कैसे याद रखोगे? देखोगे बच्चों, फॉस्फोलिपिड में हमारे पास अल्कोहल तो कौन सी होगी? ग्लिसरॉल। ठीक है, हमारे पास अल्कोहल कौन सी होती है? ग्लिसरॉल होती है। फिर वसीय अम्ल होते हैं बच्चों, है ना? तो दो फैटी एसिड्स यानी दो वसीय अम्ल होंगे। अब अगर आपको याद हो बच्चों, जब हमने किसकी बात की थी? जब अपन ने घी और तेल की बात की थी, फैट और ऑयल्स की, तो उसमें ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल के एस्टर्स बनाए थे। एस्टर्स में हमने दो की जगह तीन वसीय अम्ल लिए थे। कितने वसीय अम्ल थे बच्चों? तीन। यहां पर क्या है? दो। क्यों? क्योंकि अतिरिक्त रूप से क्या मिलेगा बच्चों? एक फॉस्फेट समूह। क्या मिलेगा यहां पर? एक फॉस्फेट समूह और एक नाइट्रोजन यौगिक। क्या मिलेगा भाई? एक नाइट्रोजन कंपाउंड। तो फॉस्फोलिपिड्स क्या हो गए भाई? फॉस्फोलिपिड्स में ग्लिसरॉल है, दो वसीय अम्ल है, फॉस्फेट समूह है, नाइट्रोजन यौगिक है। इसका मतलब ये तो वसा का भाग हो गया ना। यहां तक तो किसका भाग है बच्चों? वसा का। ग्लिसरॉल वसा में शामिल होता है, वसीय अम्ल वसा में शामिल होते हैं। तो ग्लिसरॉल और दो वसीय अम्ल, तो ये तो कौन सा भाग हो गया? वसा का। और ये फॉस्फेट समूह और नाइट्रोजन यौगिक
है ना, फॉस्फेट समूह और नाइट्रोजन यौगिक, ये कैसे भाग हो गए, गैर वसा के। फॉस्फेट समूह और नाइट्रोजन यौगिक कैसे हो गए बच्चों, गैर वसा का भाग। तो वसा और गैर वसा मिलाकर क्या बनता है, फॉस्फोलिपिड्स। इसको हम एक और तरीके से याद रख सकते हैं बच्चों, कैसे, इसको आप ध्यान रख सकते हो, इसमें अल्कोहल तो कौन सी है बच्चों, ग्लिसरॉल। ठीक है, ग्लिसरॉल के साथ हमको क्या मिलेगा, वसीय अम्ल, एस्टर बंद बनाएगा ना। अब इसमें 3 एस्टर बंद की जगह केवल 2 ही एस्टर बंद होंगे। ठीक है, 3 वसीय अम्ल की जगह 2 ही वसीय अम्ल होंगे बच्चों। फिर क्या होगा, एक फॉस्फेट समूह और एक नाइट्रोजन यौगिक। ये किसकी संरचना हो गई, एक फॉस्फोलिपिड की। ये आपको कैसे मिलेगा फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड में क्या हो गया बच्चों, अल्कोहल हो गई ग्लिसरॉल, ये रही ग्लिसरॉल। इस ग्लिसरॉल के साथ एस्टर बंद कितने वसीय अम्ल बना रहे हैं, 2, 1 और 2, 2 वसीय अम्ल एस्टर बंद बना रहे हैं। फिर अतिरिक्त रूप से क्या होगा, नाम ही फॉस्फोलिपिड्स है तो एक फॉस्फेट समूह होगा, P मतलब फॉस्फेट समूह, और एक नाइट्रोजन यौगिक होगा, यानी नाइट्रोजन कंपाउंड होगा। तो ये किसकी संरचना हो गई भाई, फॉस्फोलिपिड्स की। अब पहली चीज बच्चों, फॉस्फोलिपिड का सबसे कॉमन उदाहरण, ठीक है, तो फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड का सबसे प्रमुख उदाहरण होता है लेसिथिन का उदाहरण हो गया बच्चों लेसिथिन, जिसे हम कहते हैं फॉस्फेटिडाइल कोलीन। ठीक है, फॉस्फोलिपिड का उदाहरण क्या हो गया बच्चों, हमारे पास सबसे मुख्य उदाहरण लेसिथिन, फॉस्फेटिडाइल कोलीन। क्या संरचना है बच्चों इसकी, CH2O, C डबल बॉन्ड O R1, CHO, C डबल बॉन्ड O R2, CH2 फॉस्फेट समूह, किसका हो गया बच्चों, ये लेसिथिन की संरचना हो गई। ये लेसिथिन की संरचना आपको याद रखनी है, क्यों याद रखनी है, क्योंकि एनसीईआरटी में दे रखी है। ये फॉस्फोलिपिड का एक उदाहरण है लेसिथिन, जिसे कहते हैं फॉस्फेटिडाइल कोलीन। इसमें अल्कोहल कौन सी हो गई बच्चों, ग्लिसरॉल। अल्कोहल क्या हो गई, ग्लिसरॉल। कितने वसीय अम्ल हैं, R1 R2, 2 वसीय अम्ल हैं, एक फॉस्फेट समूह है और एक नाइट्रोजन यौगिक है। इनमें नाइट्रोजन यौगिक जो होता है वो है कोलीन। नाइट्रोजन यौगिक क्या है बच्चों, कोलीन, NCH3CH3CH3। ये नाइट्रोजन यौगिक कोलीन है। कोलीन फॉस्फेट समूह के साथ जुड़ा हुआ है। ये किसका उदाहरण हो गया, लेसिथिन या फॉस्फोलिपिड। तो सबसे प्रमुख उदाहरण फॉस्फोलिपिड का क्या है भाई, लेसिथिन है, जिसे कहते हैं फॉस्फेटिडाइल कोलीन। इसमें आपके पास क्या हो गया, ग्लिसरॉल आ गई बच्चों। ग्लिसरॉल के साथ 2 वसीय अम्ल आ गए, उसके साथ एक फॉस्फेट समूह आ गया, और नाइट्रोजन यौगिक कौन सा आ गया, नाइट्रोजन यौगिक आ गया कोलीन। अब सवाल आता है बच्चों, ये लेसिथिन कहां मिलता है। ठीक है, सवाल आता है लेसिथिन का कार्य क्या है। तो हम आगे पढ़ेंगे बच्चों, जब हम मानव कार्य की पढ़ते हैं ना, ह्यूमन फिजियोलॉजी, तो हम वहां पे पढ़ेंगे जो मानव के हमारे फेफड़े होते हैं ना बच्चों, फेफड़ों के भीतर, फुफ्फुस के भीतर कूपिकाएं होती हैं। फेफड़ों के भीतर या फुफ्फुस के भीतर कूपिकाएं होती हैं बच्चों, हां, जो क्षेत्रफल बढ़ा देती हैं फेफड़ों का। तो वहां पर ये फॉस्फोलिपिड या लेसिथिन सरफेक्टेंट
सर्फेक्टेंट के रूप में काम करता है, पृष्ठ तनाव को कम करता है। और पृष्ठ तनाव को कम क्यों करके रखता है फेफड़ों को में? ताकि फेफड़े फूले हुए रह सकें। ठीक है, फेफड़ों को फुलाने के रूप में फैलने के लिए किसकी जरूरत होती है? फॉस्फोलिपिड्स या लेसिथिन की। इसका मतलब जिन बच्चों में जन्म से ये फॉस्फोलिपिड या लेसिथिन नहीं बन पाता ना, या देरी से बनता है, तो उनके फेफड़े जो होते हैं, फुफ्फुस बच्चों, वो पिचके हुए होते हैं, सिकुड़े हुए होते हैं, पिचके हुए होते हैं। क्यों? क्योंकि पृष्ठ तनाव को कम करने के लिए फॉस्फोलिपिड नहीं है। तो कार्य क्या हो गया बच्चों? यह फेफड़ों के कूपिकाओं में सरफेक्टेंट के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो फेफड़ों के कूपिकाओं में सरफेक्टेंट के रूप में काम करता है, मतलब सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव को क्या करता है? कम करता है। और इसकी कमी के कारण शिशुओं में RDS बीमारी होती है बच्चों। उनको सांस लेने में तकलीफ होती है ना, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम देखा जाता है। तो फॉस्फोलिपिड हमने बात की बच्चों। फॉस्फोलिपिड का सबसे कॉमन उदाहरण क्या देखा हमने? लेसिथिन देखा है। और लेसिथिन क्या काम करता है? फेफड़ों के कूपिकाओं में पृष्ठ तनाव को कम करता है। पृष्ठ तनाव को कम करता है ताकि फेफड़े फूले हुए रह सकें। तो इसकी कमी के कारण फेफड़े पिचक जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, फूल नहीं पाते। और किससे पीड़ित होते हैं व्यक्ति या शिशु? किससे पीड़ित होते हैं? रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम से। ठीक है बच्चों, तो ये अपन ने किसकी बात कर ली? फॉस्फोलिपिड्स की बात कर ली। फिर फॉस्फोलिपिड के बाद दूसरा उदाहरण क्या आता है बच्चों हमारे पास? ग्लाइकोलिपिड्स। ठीक है, दूसरा क्या आता है? ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड में क्या मिलेगा बच्चों? ग्लाइकोलिपिड में भी आपको ग्लिसरॉल मिल सकती है या एक नई अल्कोहल स्फिंगोसिन। ठीक है, उसके साथ साथ वसीय अम्ल मिलेगा, फैटी एसिड यानी वसीय अम्ल। और आपको गैलेक्टोज शर्करा मिलती है, गैलेक्टोज शर्करा या मोनोसैकेराइड, है ना। तो क्या चीज है बच्चों? ये तो वसा भाग हो गया, और ये आपके पास गैर वसा भाग हो गया। तो हमारे पास नाम ही क्या आ गया बच्चों? दूसरे कौन सा वसा है? ग्लाइकोलिपिड्स। ग्लाइको का मतलब ही शर्करा होता है। ग्लाइको का मतलब शर्करा या कार्बोहाइड्रेट्स। क्या मतलब होता है ग्लाइको का? शर्करा या कार्बोहाइड्रेट। और कौन सी शर्करा यहां पर मिलती है ग्लाइकोलिपिड्स में? कोई भी शर्करा हो सकती है, लेकिन सामान्यतः अधिकांश रूप से कौन सी शर्करा मिलती है? गैलेक्टोज। पहली तो चीज। दूसरा देखो बच्चों, यहां पर एक अल्कोहल तो ग्लिसरॉल है, लेकिन काफी ऐसे ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं जिसमें ग्लिसरॉल के स्थान पर स्फिंगोसिन भी मिल सकती है। काफी ऐसे ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं जिनमें ग्लिसरॉल के स्थान पर, इसलिए मैंने स्लैश कराया बच्चों, या तो ग्लिसरॉल होगा ग्लाइकोलिपिड्स में, और यदि किसी ग्लाइकोलिपिड में ग्लिसरॉल नहीं है तो ग्लिसरॉल के स्थान पर क्या होता है? स्फिंगोसिन होते हैं। ठीक है, और इसके सबसे प्रमुख उदाहरण ग्लाइकोलिपिड्स के उदाहरण में क्या क्या आ जाएगा बच्चों? आपके पास स्फिंगोमाइलिन। हां, ये हम नर्वस सिस्टम में पढ़ेंगे बच्चों, जिसे हम कहते हैं माइलिन आच्छद। न्यूरॉन्स में पाया जाता है माइलिन आच्छद। वो किस तरह का है भाई? स्फिंगोमाइलिन का उदाहरण है, ग्लाइकोलिपिड का उदाहरण है। तो सबसे प्रमुख उदाहरण
ग्लाइकोलिपिड्स का क्या होता है? स्फिंगोमाइलिन, या जिसे हम माइलिन आच्छद भी कहते हैं, जो हम न्यूरॉन्स में आगे चलकर पढ़ेंगे। तो हमने क्या देखा बच्चों? संयुक्त वसा में दो उदाहरण देखे, फॉस्फोलिपिड्स और ग्लाइकोलिपिड्स। ठीक है, हमने किसकी बात की है बच्चों? संयुक्त लिपिड्स की। संयुक्त वसा में हमने देखा वसा का भाग होगा और गैर वसा का भाग, और फॉस्फोलिपिड्स और ग्लाइकोलिपिड्स हमने किसके उदाहरण देख लिए? संयुक्त वसा के। फॉस्फोलिपिड्स की संरचना हमने देख ली, फॉस्फोलिपिड का उदाहरण हमने देख लिया, और ग्लाइकोलिपिड्स की संरचना और उसका उदाहरण। एक और चीज याद रखनी है बच्चों, कोई भी कोशिका है ना, कोई भी कोशिका ले लो आप, पादप की ले लो, जंतु की ले लो, सूक्ष्म जीवों की ले लो, हर कोशिका में जो कोशिका झिल्ली होती है, हर कोशिका में जो कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली होती है ना बच्चों, तो कोशिका झिल्ली में या प्लाज्मा झिल्ली में, कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली में सबसे अधिक मात्रा में कौन से वसा पाए जाते हैं? फॉस्फोलिपिड्स, और उसके बाद ग्लाइकोलिपिड्स। तो एक नोट यहां पर आप याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे बच्चों? सभी कोशिका झिल्ली में सभी कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक मात्रा में फॉस्फोलिपिड्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट, इसके अतिरिक्त कोशिका झिल्ली में ग्लाइकोलिपिड्स भी उपस्थित होते हैं। तो इसके अतिरिक्त कोशिका झिल्ली में आपको और क्या मिलेंगे बच्चों? ग्लाइकोलिपिड्स भी पाए जाते हैं। तो कोई भी कोशिका हो, कोई भी कोशिका की जो प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली है, उसमें सर्वाधिक मात्रा में आपको क्या मिलते हैं? फॉस्फोलिपिड्स, और उसके अतिरिक्त क्या मिलते हैं? ग्लाइकोलिपिड्स मिलते हैं। और फॉस्फोलिपिड्स और ग्लाइकोलिपिड्स दोनों क्या हैं बच्चों? दोनों एक संयुक्त वसा के उदाहरण हैं, जिसमें वसा के भाग के साथ साथ एक गैर वसा भाग भी पाया जाता है। तो ये अपन ने किसकी बात कर ली बच्चों? संयुक्त वसा की। फिर तीसरे और आखिरी हमारे पास आते हैं डिराइव्ड लिपिड्स। तीसरे और आखिरी वसा कौन से आते हैं? व्युत्पित वसा, जो वसा से निर्मित होंगे, है ना। हमने सरल वसा सिंपल लिपिड्स देख लिए थे। सिंपल लिपिड्स में हमने ग्लिसरॉल देखा, वसीय अम्ल देखे, और फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल के एस्टर्स, फैट्स और ऑयल्स देखे। फिर अपन ने संयुक्त वसा की बात की बच्चों, संयुक्त वसा जिसमें वसा के साथ कोई गैर वसा भाग भी होगा, फॉस्फोलिपिड्स और ग्लाइकोलिपिड्स। अब तीसरे हम क्या देख रहे हैं? जो वसा से निर्मित होते हैं, वसा से बनने वाले यौगिक, यानी डिराइव्ड लिपिड्स। और डिराइव्ड लिपिड्स में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे भाई? डिराइव्ड लिपिड्स में हम बात करेंगे स्टेरॉल्स की। स्टेरॉल्स जिसमें हम सबसे कॉमन उदाहरण पढ़ते हैं कोलेस्ट्रॉल, और हम उदाहरण पढ़ेंगे प्रोस्टाग्लैंडिन्स। तो स्टेरॉल्स यानी कोलेस्ट्रॉल, और हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ये किसके अंदर आते हैं? व्युत्पित वसा के अंदर आते हैं। ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स और कोलेस्ट्रॉल किसका उदाहरण हो गया भाई? व्युत्पित वसा या डिराइव्ड लिपिड। अब एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले तो हम किसकी बात करेंगे भाई? कोलेस्ट्रॉल की। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल। हाँ, कोलेस्ट्रॉल सबने सुना है ना इसका नाम? बिल्कुल सही। अब सुना तो है क्या? कोलेस्ट्रॉल एक तरह का व्युत्पित वसा है, ठीक है, मान लिया। अब ये जो कोलेस्ट्रॉल है बच्चों, सुन लेना, ये कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में दो रूप में पाया जाता है। ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल जो है शरीर के भीतर दो रूप में
पाया जाता है। ठीक है, तो दो रूप कौन से होते हैं बच्चों इसके? एक तो होता है एलडीएल कोलेस्ट्रॉल। एलडीएल का मतलब है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन वाला कोलेस्ट्रॉल, और दूसरा है एचडीएल कोलेस्ट्रॉल। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ठीक है, तो हमारे शरीर में देखो बच्चों, हमारे शरीर में जो कोलेस्ट्रॉल है ना वो प्रोटीन से जुड़ा होता है। तो हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल जो है वो एक प्रोटीन से जुड़ा होकर प्रवाहित होता है रुधिर में। तो एक कोलेस्ट्रॉल जो है, एक प्रकार का कोलेस्ट्रॉल लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन से जुड़ा रहता है, और एक कोलेस्ट्रॉल एचडीएल कोलेस्ट्रॉल जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन से जुड़ा होता है। एलडीएल एचडीएल दोनों प्रोटीन हैं, ऐसे प्रोटीन है जो कोलेस्ट्रॉल से जुड़ते हैं और कोलेस्ट्रॉल को रुधिर में प्रवाहित करते हैं। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल होता है ना हमारे पास, कोलेस्ट्रॉल ब्लड में पाया जाता है ना। तो वो दो रूप में पाया जाता है, एक ऐसे प्रोटीन या एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का मतलब लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स कोलेस्ट्रॉल से जुड़कर उसको प्रवाहित करते हैं रुधिर में, और एक एचडीएल कोलेस्ट्रॉल है। तो इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों? एक खराब कोलेस्ट्रॉल होता है, हां, एक होता है बैड कोलेस्ट्रॉल, और एच से याद रखना है हेल्थ। एच का मतलब हेल्थ होता है, तो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल याद रखना है गुड कोलेस्ट्रॉल है। अब ये क्या होते हैं सर? गुड कोलेस्ट्रॉल का मतलब क्या है, बैड कोलेस्ट्रॉल का मतलब क्या है? कुछ कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो आपकी धमनियों के, आर्टरीज की भित्ति पर जमा हो जाता है। कुछ कोलेस्ट्रॉल है जो आपके शरीर में हृदय संबंधित रोग उत्पन्न करता है ना। तो ऐसा कोलेस्ट्रॉल जो हमारे रुधिर में प्रवाहित होकर हमारी धमनियों की भित्ति में जमा होने लग जाता है, हृदय संबंधित विकार या रोग उत्पन्न करता है, वो खराब कोलेस्ट्रॉल एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है। और जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, जो इकट्ठा नहीं होता, एकत्रित नहीं होता, शरीर में जाकर, हां, शरीर के अंदर जाकर स्टेरॉइड हार्मोन्स बना सकता है, कुछ कार्य कर सकता है, क्रियाशील होता है, उसे हम कहते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल। तो गुड कोलेस्ट्रॉल तो अच्छी चीज है ना। देखो, सारा कोलेस्ट्रॉल खराब नहीं है बच्चों। हम कहते हैं ना कोलेस्ट्रॉल खराब है, खराब है। अरे हां, कोलेस्ट्रॉल का कौन सा रूप खराब है? जो धमनियों में, रुधिर वाहिकाओं में जमा होने लग जाता है, जो हृदय संबंधित रोग उत्पन्न करता है, वो कोलेस्ट्रॉल खराब है, एलडीएल। लेकिन कुछ अच्छा कोलेस्ट्रॉल भी है जो आपके शरीर में स्टेरॉइड हार्मोन्स बनाता है, जो शरीर में ऊर्जा दे सकता है, तो वो कौन सा है? एचडीएल कोलेस्ट्रॉल। तो दो प्रकार के कोलेस्ट्रॉल आपको याद रखने हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल यानी एलडीएल जो धमनियों में एकत्रित होता है, रुधिर वाहिकाओं में एकत्रित होकर धमनियों की भित्ति में एकत्रित होकर हृदय संबंधित रोग उत्पन्न करता है ना। तो धमनियों की भित्ति में एकत्रित होकर हृदय संबंधित रोग उत्पन्न करने वाला कोलेस्ट्रॉल बैड कोलेस्ट्रॉल है, खराब गंदा कोलेस्ट्रॉल है, जिसे हम एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। अब जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है वो क्या काम करता है? ठीक है, जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है उसका कार्य क्या है? तो अच्छे कोलेस्ट्रॉल का काम क्या है? अच्छा कोलेस्ट्रॉल क्या करता है? सुनो, दो काम करता है बच्चों। एक तो जो प्लाज्मा झिल्ली है, जो कोशिका झिल्ली है, वो कोशिका झिल्ली की द्रव्यता को नियमित करता है। ठीक है, तो आगे जब हम कोशिका वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना, उसमें हम देखेंगे कोशिका झिल्ली की जो द्रव्यता है, जो फ्लूइडिटी है, जो तरलता है, उसको नियमित रखने में कौन काम करता है? कोलेस्ट्रॉल। ये तो पहला कार्य है। दूसरा मैंने आपको बताया था, जो स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं हमारे शरीर में, जो सेक्स हार्मोन्स हैं, टेस्टोस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, जितने भी स्टेरॉइड हार्मोन्स हमारे शरीर में होते हैं, उन स्टेरॉइड हार्मोन्स का संश्लेषण, स्टेरॉइड हार्मोन्स का निर्माण कौन करता है?
कोलेस्ट्रॉल करता है। ठीक है, तो दो प्रमुख कार्य याद रखने हैं कोलेस्ट्रॉल के, क्या क्या? सबसे पहले तो कोशिका झिल्ली की द्रव्यता या तरलता को नियमित रखता है। तो कोशिका झिल्ली की द्रव्यता या तरलता को कौन नियमित करेगा बच्चों? कोलेस्ट्रॉल करेगा, पहली चीज। और दूसरी चीज किसका निर्माण करता है? स्टेरॉयड हार्मोन्स का संश्लेषण। तो स्टेरॉयड हार्मोन्स का संश्लेषण और कोशिका झिल्ली की तरलता या द्रव्यता को नियमित करने में कौन काम करता है? कोलेस्ट्रॉल काम करेगा। और कोलेस्ट्रॉल किसका उदाहरण हो गया बच्चों? कोलेस्ट्रॉल आपके पास व्युत्पित वसा का उदाहरण हो गया। तो ये तो पहला कारण या पहला उदाहरण अपन ने देख लिया बच्चों, व्युत्पित वसा का। दूसरा व्युत्पित वसा क्या है? दूसरा व्युत्पित वसा मैंने आपको बताया प्रोस्टाग्लैंडिन्स है। ठीक है बच्चों, ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स को भी हम आगे पढ़ेंगे बच्चों। जब हम हार्मोन्स वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना मानव कार्यकी में, तो उसमें हम प्रोस्टाग्लैंडिन्स के बारे में फिर पढ़ेंगे। बट अभी के लिए जैव अणु में क्या याद रखना है आपको? आपको पहली चीज याद रखनी है बच्चों, जो एक 20 कार्बन का वसीय अम्ल होता है, 20 कार्बन का वसीय अम्ल होता है एराकिडोनिक अम्ल। और वो 20 कार्बन का जो वसीय अम्ल है एराकिडोनिक अम्ल, वो किसका निर्माण करता है? प्रोस्टाग्लैंडिन्स। तो प्रोस्टाग्लैंड्स की उत्पत्ति कहां से होती है? एराकिडोनिक अम्ल से होती है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स के बारे में पहली चीज तो यह 20 कार्बन एराकिडोनिक अम्ल से व्युत्पित होते हैं। ठीक है, तो 20 कार्बन एराकिडोनिक अम्ल से कौन व्युत्पित होगा? प्रोस्टाग्लैंडिन्स व्युत्पित होंगे। ठीक है, पहली चीज तो है 20 कार्बन एराकिडोनिक अम्ल से व्युत्पित होते हैं। फिर कार्य क्या करते हैं? तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स के ध्यान रखना बच्चों, सबसे पहला सबसे प्रमुख कार्य प्रोस्टाग्लैंडिन्स का है कि ये भी चिकनी पेशियों में संकुचन उत्पन्न करते हैं। हमारे शरीर में, महिलाओं में, पुरुषों में जहां जहां पर चिकनी पेशियां होती हैं, स्मूथ मसल्स, तो उन चिकनी पेशियों में, स्मूथ मसल्स में संकुचन को कौन प्रेरित करता है? ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स। तो आपके पास चिकनी पेशियां, स्मूथ मसल्स में संकुचन को प्रेरित करने में कौन काम करेंगे? प्रोस्टाग्लैंडिन्स। तो सबसे प्रमुख उदाहरण तो बच्चों, जब बच्चे का जन्म होता है, शिशु का जन्म, तो मां के गर्भाशय में संकुचन होता है ना। अब आप कहोगे सर मां के गर्भाशय में संकुचन तो ऑक्सीटोसिन प्रेरित करता है। सबसे प्रमुख हार्मोन जो मां के गर्भाशय में संकुचन को प्रेरित करता है वो तो ऑक्सीटोसिन होता है। बिल्कुल सही, ऑक्सीटोसिन मुख्य हार्मोन है, मुख्य बर्थ हार्मोन है जो चिकनी पेशियों के संकुचन में काम करता है। लेकिन उसकी मदद कौन करेगा? उसकी सहायता कौन करेगा? हीरो तो ऑक्सीटोसिन है, लेकिन हीरो का बेस्ट फ्रेंड कौन है? प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स ऑक्सीटोसिन की मदद करेगा और ये भी थोड़ा बहुत चिकनी पेशियों में संकुचन को प्रेरित करता है। ठीक है, तो पहला कार्य तो क्या हो गया भाई प्रोस्टाग्लैंडिन्स का, कि यह चिकनी पेशियों के संकुचन में कार्य करता है। तो यहां पर प्रसव के दौरान ऑक्सीटोसिन के साथ मिलकर गर्भाशय में संकुचन को प्रेरित करता है। ठीक है भाई, प्रसव के दौरान ऑक्सीटोसिन के साथ मिलकर
जो गर्भाशय है उसमें संकुचन को प्रेरित करेगा। ठीक है, पहला तो। दूसरा और क्या करता है बच्चों, दर्द के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दर्द व सूजन। दर्द या सूजन को क्या कहते हैं बच्चों, शोथ या प्रदा। जब पेन होता है, कहीं पे चोट लगती है तो दर्द होता है ना, दर्द होता है, वहां पर सूजन आ जाती है, जलन होती है। हाँ, उसमें भी कौन काम करता है, ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स। तो चोट लगने पर जो दर्द महसूस होता है, आपको दर्द महसूस होता है, वहां पर सूजन आती है, तो दर्द और सूजन, शोथ या प्रदाह के लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स। उसमें भी कौन काम करेगा, ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स काम करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमने वसा की बात कर ली बच्चों। वसा में हमने देखो, सरल वसा तो हमने देख ही लिए थे पिछले लेक्चर में। आज हमने किसकी बात कर ली है, संयुक्त वसा की। आज हमने संयुक्त वसा की बात की, संयुक्त वसा के उदाहरण देखे, फॉस्फोलिपिड्स और ग्लाइकोलिपिड्स। और फिर हमने व्युत्पित वसा की बात की। व्युत्पित वसा में हमने स्टेरॉल्स यानी कोलेस्ट्रॉल की बात की, और कोलेस्ट्रॉल के साथ साथ प्रोस्टाग्लैंडिन्स। तो हमने कार्बोहाइड्रेट्स देख लिए बच्चों, हमने प्रोटीन्स पढ़ लिए, और हमने वसा भी पढ़ लिए। तो ये तो अपन ने 3 तरह के जैव अणु देख लिए। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज और याद रखनी है बच्चों। हां, वसा से मिलते जुलते यौगिक क्या होते हैं, वैक्सेस। मोम जिसे आप कहते हो, हां, वैक्स, मोम जिसे हम कहते हैं। तो ये वैक्स क्या होता है, मोम क्या होता है, ये भी वसा जैसे ही यौगिक है बच्चों। वसा जैसे, लिपिड जैसे यौगिक ही क्या है, वैक्स। यानी ये भी फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, ये भी फैटी एसिड्स और अल्कोहल के एस्टर्स हैं। इनमें भी वसीय अम्ल मिलेगा, इनमें भी अल्कोहल मिलेगा, और दोनों से मिलकर एस्टर बनेंगे। तो फर्क क्या है भाई, वसा से भिन्न कैसे हैं, वसा के अंदर क्यों नहीं पड़ रहे, अलग से क्यों पड़ रहे हैं, क्योंकि इसमें ग्लिसरॉल नहीं होता। इन वैक्सेस के अंदर ग्लिसरॉल अल्कोहल नहीं होता बच्चों, कोई दूसरा ही अल्कोहल होता है। अब कैसे, सुनो। तो मैंने क्या कहा यहां पर, वैक्सेस जो क्या है भाई, वैक्सेस याद रखना है, रासायनिक रूप से वसीय अम्ल एवं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के एस्टर्स होते हैं। वसीय अम्ल एवं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के एस्टर्स है। नई चीज क्या है, वसीय अम्ल तो पता ही है हमको, ये मोनोहाइड्रिक क्या होता है सर, इधर आओ। हमने ग्लिसरॉल की बात की थी बच्चों वसीय वसा में। तो ग्लिसरॉल में कितने OH थे बच्चों, 3। ग्लिसरॉल में कितने OH होते हैं बच्चों, 3 OH होते हैं। तो 3 OH के कारण ग्लिसरॉल को हम ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। ठीक है, ग्लिसरॉल में कितने OH होते हैं बच्चों, 3 OH होते हैं, इसलिए इसको ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। अब वैक्सेस के अंदर ये ऐसा अल्कोहल नहीं है। वसा के अंदर मोनोहाइड्रिक मतलब एक ही OH वाला, एक OH वाला अल्कोहल होगा, बस यही फर्क है, बाकी सेम चीज से। जैसे वसा एस्टर्स थे वैसे ही आपके पास वैक्सेस भी एस्टर्स हैं। इसमें भी वसीय अम्ल है लेकिन अल्कोहल ग्लिसरॉल नहीं होता। वैक्सेस में या मोम में अल्कोहल ग्लिसरॉल नहीं होगा। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल एक ऐसा अल्कोहल होता है जिसमें एक ही OH मिलता है। और इसका सबसे कॉमन उदाहरण, अरे भाई वैक्सेस के उदाहरण भी तो है, बीज वैक्स, मधुमक्खियों के छत्ते से मिलता है बच्चों। ये मधुमक्खियों के छत्ते से एक तो हनी मिलती है, शहद जिसको निकालते हैं। दूसरा जो मधुमक्खियों का जो छत्ता होता है ना बच्चों, उसका जो ढांचा होता है जिसमें कोशिकाएं एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं, तो वो किसके द्वारा जुड़ी रहती हैं, बीज वैक्स। तो बीज वैक्स में आपको क्या मिलता है भाई, वसीय अम्ल कौन सा होता है, पामिटिक अम्ल।
और अल्कोहल होती है मर्क्यूरियल अल्कोहल। मर्क्यूरियल अल्कोहल को हम हेक्सोकोसोनल भी कहते हैं। तो बीज वैक्स किससे बना है बच्चों? बीज वैक्स में वसीय अम्ल तो कौन सा हो गया? पामेटिक अम्ल। याद है आपको 16 कार्बन का वसीय अम्ल होता है ये। तो 16 कार्बन का वसीय अम्ल हो गया पामेटिक अम्ल। और अल्कोहल कौन सी है? मर्क्यूरियल अल्कोहल या हेक्सोकोसोनल। तो आपके पास इस वसीय अम्ल और अल्कोहल से मिलकर क्या बनता है? बीज वैक्स बनता है। और ये बीज वैक्स किसका उदाहरण हो गया? एक वैक्स का उदाहरण हो गया। तो वसा से मिलते जुलते जो जैव कार्बनिक यौगिक हैं वो हमने देख लिए, वैक्सेस आपको ध्यान रखने हैं। तो देखो बच्चों, अपन ने कार्बोहाइड्रेट्स की बात कर ली, हमने वसा की बात कर ली और हमने प्रोटीन्स की बात कर ली। अब जैव अणु के चैप्टर में ही, इसी चैप्टर में अब हम किसकी बात करेंगे? अब हम विस्तार में एंजाइम्स की बात करेंगे। ठीक है भाई, अब हम किसकी बात करेंगे इसी चैप्टर में? एंजाइम्स की बात करेंगे। अब सबसे पहले चीज आपको याद होगा बच्चों, एंजाइम्स होती क्या हैं? एंजाइम्स क्या होती हैं? याद करो, प्रोटीन्स। एंजाइम्स क्या हैं? प्रोटीन्स। विशिष्ट प्रकार के प्रोटीन्स हैं। तो रासायनिक रूप से आपको पता होना चाहिए एंजाइम्स क्या होते हैं भाई। एंजाइम्स को हम कहते हैं हाईली स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स, यानी अत्यधिक विशिष्ट प्रोटीन्स। तो एंजाइम्स रासायनिक रूप से क्या हो गई बच्चों? एंजाइम्स रासायनिक रूप से क्या हो गई? प्रोटीन्स होती हैं। अब एंजाइम्स अगर रासायनिक रूप से प्रोटीन्स है ना बच्चों, मान लिया एंजाइम्स रासायनिक रूप से क्या है? प्रोटीन्स, ठीक है। अब लेकिन सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे बच्चों? इसके इतिहास की बात करेंगे। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? एंजाइम्स के इतिहास की। तो सबसे पहले तो यहां पर हम देखेंगे हिस्ट्री। तो सबसे पहले इतिहास या हिस्ट्री में आएगी एंजाइम की खोज कब हुई थी बच्चों? तो एंजाइम्स की खोज हुई थी 1897 में। 1897 में एक वैज्ञानिक थे एडवर्ड बकनर। ठीक है, 1897 में एक वैज्ञानिक थे बच्चों एडवर्ड बकनर। इस वैज्ञानिक ने सबसे पहले यीस्ट पता है ना आपको, कवक होती है, एक कोशिकीय कवक होती है जिसे यीस्ट कहते हैं, जिसे हम इडली डोसा बनाने में यूज करते हैं, ब्रेड बनाने में यूज करते हैं। हां, खमीर उठता है ना जिसमें यीस्ट। तो एडवर्ड बकनर जो थे बच्चों, उन्होंने सबसे पहले यीस्ट से, एक कोशिकीय कवक से जाइमेस एंजाइम की खोज की थी। तो एंजाइम्स की खोज का श्रेय एडवर्ड बकनर ने सर्वप्रथम यीस्ट से जाइमेस नाम की एंजाइम की खोज की थी। तो सबसे पहले एंजाइम की खोज किसने की भाई? एंजाइम की खोज जो थी वो 1897 में एडवर्ड बकनर ने की। एडवर्ड बकनर ने सबसे पहले यीस्ट से, एक कोशिकीय कवक से जाइमेस नाम की एंजाइम को खोजा। जाइमेस का मतलब ही होता है इन यीस्ट, यीस्ट के भीतर से। फिर ये एंजाइम नाम किसने दिया भाई? एंजाइम शब्द जो है ना, ये एंजाइम शब्द दिया कून्हे ने। एंजाइम शब्द जो है वो कून्हे ने दिया बच्चों। तो खोज का श्रेय तो किसे जाता है? एंजाइम की खोज का श्रेय तो जाता है एडवर्ड बकनर को।
खोज का श्रेय, डिस्कवरी, तो डिस्कवरी या खोज का श्रेय तो किसे जाएगा? एडवर्ड बकनर को। और एंजाइम शब्द जो है, एंजाइम नाम जो है, वो किसने दिया था? कून्हे ने। तो एंजाइम नाम तो कून्हे ने दिया, लेकिन खोज का श्रेय एडवर्ड बकनर को जाता है। ये तीसरा बच्चों अब ध्यान रखना, तीसरे वैज्ञानिक थे समनर। समनर ने क्या किया 1926 में? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। समनर ने क्या किया था बच्चों? समनर नामक वैज्ञानिक ने 1926 में यूरिएस नाम की एंजाइम को क्रिस्टलाइज किया। समनर नामक वैज्ञानिक ने 1926 में यूरिएस नाम की एंजाइम का क्रिस्टल बना दिया। और यूरिएस एंजाइम का क्रिस्टल बनाते ही सबको मालूम चल गया कि एंजाइम्स रासायनिक रूप से प्रोटीन्स हैं। यह एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है बच्चों। यदि कोई भी यौगिक, यदि आप किसी भी यौगिक का क्रिस्टल 3D क्रिस्टल बना सकते हो, तो 3D क्रिस्टल बनाने का अर्थ है कि वो रासायनिक रूप से क्या है? प्रोटीन है। तो आज हमें तो मालूम है कि एंजाइम्स रासायनिक रूप से प्रोटीन्स होती है। हमें को तो मालूम है ना कि एंजाइम्स क्या है भाई? रासायनिक रूप से प्रोटीन्स हैं। लेकिन रासायनिक रूप से प्रोटीन्स हैं, ये पता कैसे चला? कब चला? 1926 में, जब समनर ने यूरिएस एंजाइम का क्रिस्टलीकरण कर दिया। जैसे ही उन्होंने देखा कि यार एंजाइम का तो क्रिस्टल बन सकता है, ये तो 3D क्रिस्टल बना सकती है। ये लक्षण तो किस में पाया जाता है? प्रोटीन्स में। अच्छा, तो एंजाइम्स रासायनिक रूप से क्या हैं? प्रोटीन्स हैं। तो समनर ने या 1926 में यूरिएस एंजाइम का क्रिस्टलीकरण कर प्रमाणित किया कि एंजाइम रासायनिक रूप से प्रोटीन होती है। ठीक है, तो एंजाइम्स की भाई इतिहास में 3 वैज्ञानिकों का नाम याद रखना है। ठीक है, जब हम एंजाइम के इतिहास की बात कर रहे हैं, उसकी डिस्कवरी की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले एंजाइम की खोज का श्रेय एडवर्ड बकनर को जाता है। उन्होंने यीस्ट से जाइमेस एंजाइम की खोज की थी। फिर एंजाइम शब्द किसने दिया? कून्हे ने। फिर यह किसने बताया कि एंजाइम रासायनिक रूप से प्रोटीन है? समनर ने। कैसे बताया? उन्होंने यूरिएस एंजाइम का क्रिस्टलीकरण कर लिया। क्रिस्टल बनाने का अर्थ है कि एंजाइम रासायनिक रूप से प्रोटीन्स होती है। ठीक है, तो यह हमने किसकी बात कर ली? इतिहास या हिस्ट्री की। अब हम किसकी बात करेंगे? अब हम बात करेंगे एंजाइम्स के लक्षण की। तो अब किसकी बात करेंगे? एंजाइम्स के लक्षणों की। तो सबसे पहला लक्षण तो हमको मालूम चल गया कि एंजाइम्स क्या होते हैं बच्चों? जैव उत्प्रेरक। एंजाइम्स को हम क्या कहते हैं? जैव उत्प्रेरक या बायोकैटलिस्ट। क्या मतलब है? जैव उत्प्रेरक या बायोकैटलिस्ट का मतलब है हमारे शरीर में जितनी भी अभिक्रियाएं हो रही हैं, हमारे शरीर के भीतर जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, जितने भी चीजें बन रही हैं, टूट रही हैं, है ना, पाचन हो रहा है, श्वसन हो रहा है, हमारे शरीर के भीतर जितने भी जैव रासायनिक प्रक्रियाएं हो रही हैं, अभिक्रियाएं हो रही हैं, रिएक्शंस हो रहे हैं, उनका उत्प्रेरण कौन कर रहा है? उनको कौन कैरी आउट कर रहा है? एंजाइम्स। मतलब एंजाइम्स अगर नहीं हो ना बच्चों हमारे शरीर में यदि एंजाइम्स नहीं हो तो आप कोई भी अभिक्रिया शरीर में नहीं हो सकती। घर में अपन चीनी रखते हैं बच्चों, तो घर में चीनी में डब्बे में पड़ी रहती है, 6 महीने साल भर वो चीनी का डब्बा, चीनी यूं ही रहती है डब्बे में। लेकिन वही शक्कर या चीनी अगर आप खा लो तो वो शरीर में जाके ऊर्जा देती है सेकंड्स के अंदर। क्यों?
क्योंकि एंजाइम्स जो हैं वो शर्करा को तोड़कर उससे ऊर्जा निकाल सकती हैं। तो शरीर के भीतर इतनी तेजी से जो जैव रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं वो किसकी बदौलत? इन एंजाइम्स की बदौलत। ये एंजाइम्स ना हो तो शक्कर भी अब 6-8 महीने शरीर में ऐसे ही पड़ी रहेगी। तो एंजाइम्स को हम क्या कहते हैं बच्चों? एंजाइम्स को हम कहते हैं बायोकैटलिस्ट्स। क्या कहते हैं? बायोकैटलिस्ट्स या जैव उत्प्रेरक। तो एंजाइम्स के लक्षण क्या है बच्चों? एंजाइम्स क्या हो गए भाई? जैव उत्प्रेरक या बायोकैटलिस्ट। मतलब सभी प्रकार की जैव रासायनिक अभिक्रियाओं का उत्प्रेरण। ठीक है, तो हमारे पास एंजाइम्स का पहला लक्षण क्या आ गया भाई? हमारे पास पहला लक्षण आ गया कि जितनी भी एंजाइम्स हैं सभी की सभी एंजाइम्स बायोकैटलिस्ट हैं, यानी जैव उत्प्रेरक हैं। बायोकैटलिस्ट या जैव उत्प्रेरक का मतलब है सभी प्रकार की जैव रासायनिक अभिक्रियाओं का उत्प्रेरण कौन करता है? बायोकैटलिस्ट ही करेंगी। सभी प्रकार की जैव रासायनिक अभिक्रियाओं का उत्प्रेरण ये करेंगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट लक्षण क्या है भाई? नेक्स्ट लक्षण है कि रासायनिक रूप से एंजाइम्स प्रोटीन्स होती हैं। ये भी हमें मालूम है। रासायनिक रूप से एंजाइम्स प्रोटीन होती हैं। बिल्कुल सही, सभी एंजाइम्स प्रोटीन्स होती हैं। ठीक है, एनसीईआरटी में एक पॉइंट भी लिखा हुआ है, सभी एंजाइम्स प्रोटीन्स होती हैं। लेकिन इसमें एक अपवाद है। इसमें बच्चों एक मुख्य अपवाद होता है। एक प्रमुख, एक मुख्य अपवाद है एंजाइम्स में। ऐसी एंजाइम जो प्रोटीन से नहीं बनी हुई, राइबोजाइम। राइबोजाइम एक अपवाद है बच्चों, एक विशेष अपवाद है जो याद रखना है, क्योंकि यह एंजाइम प्रोटीन से नहीं बनती। राइबोजाइम एक ऐसी एकमात्र, केवल एकमात्र ऐसी विशेष एंजाइम है जिसमें प्रोटीन नहीं है, जो प्रोटीन से नहीं बनी हुई। एकमात्र ऐसी एंजाइम जो प्रोटीन से नहीं बनी हुई वो है ये राइबोजाइम। ये किससे बनी होती है? आरएनए से। आरएनए से बनी हुई एंजाइम कौन सी है? राइबोजाइम। ये एक अपवाद है, बाकी सभी एंजाइम्स जो हैं वो रासायनिक रूप से प्रोटीन्स होती हैं। तो रासायनिक रूप से एंजाइम्स क्या हैं बच्चों? प्रोटीन्स। इनफैक्ट सभी एंजाइम्स क्या हैं? प्रोटीन्स। लेकिन अपवाद क्या हो गया भाई? राइबोजाइम, जो कि एक आरएनए एंजाइम है। ठीक है, एक और विशेष एंजाइम आप नाम याद रख सकते हो बच्चों, टीलोमरेज। एक विशेष एंजाइम आप याद रख सकते हो बच्चों, टीलोमरेज। टीलोमरेज एक विशेष एंजाइम है क्योंकि वो बनी होती है आरएनए और प्रोटीन दोनों से। ठीक है, टीलोमरेज एक विशेष एंजाइम है बच्चों। टीलोमरेज भी एक विशेष एंजाइम क्यों है? क्योंकि इसमें प्रोटीन तो है, हर एंजाइम में प्रोटीन होता है, इसमें भी प्रोटीन है, लेकिन इसमें प्रोटीन के साथ साथ आरएनए है, दोनों हैं। और ये एंजाइम कैंसर कोशिकाओं में मिलती है। ठीक है, ये सामान्य एंजाइम नहीं है भाई, ये कैंसर कोशिकाओं में पाई जाती है। अब कैंसर कोशिकाओं में ये क्या करती है, कैसे काम करती है, ये तो अपन कैंसर वाले चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, जब हम मानव रोग पढ़ेंगे उसमें अपन देखेंगे, टीलोमरेज की बात करेंगे। तो कैंसर कोशिकाओं में एक विशेष एंजाइम है टीलोमरेज, याद रखना है। और ये टीलोमरेज किससे बनी है? रासायनिक रूप से प्रोटीन तो है, लेकिन इसमें प्रोटीन के अतिरिक्त आरएनए भी पाया जाता है।
तो ये अपन ने बात कर ली बच्चों लक्षण में। पहला अपन ने देख लिया जैव उत्प्रेरक है, दूसरा हमने देख लिया रासायनिक रूप से एंजाइम्स प्रोटीन्स हैं, एक अपवाद देख लिया, एक विशेष एंजाइम देख ली। अब करती क्या है, जैव रासायनिक अभिक्रियाएं का उत्प्रेरण कर रही हैं एंजाइम्स, लेकिन एक्चुअल में क्या करती हैं, अभिक्रिया की क्या करती हैं, अभिक्रिया में उत्प्रेरण का मतलब क्या है कि ये अभिक्रिया की दर को तेज कर देती है ना। अगर एक अभिक्रिया को 50 मिनट लग रहे हैं अपने आप होने में, एक रिएक्शन को 50 मिनट लग रहे हैं होने में, तो एंजाइम्स क्या करेंगी, उसको 20 मिनट में 25 मिनट में पूरा कर देंगी, मिनटों में पूरा कर देंगी। तो एंजाइम जो है वो उस अभिक्रिया की दर को क्या कर देती हैं, बढ़ा देती हैं। तो सभी एंजाइम्स जो हैं वो अभिक्रिया की दर को यानी रिएक्शन रेट की स्पीड को बढ़ा देती हैं, उन्हें तेज कर देती हैं। कैसे, वो भी हम देखेंगे। ऐसा क्या करती है एंजाइम, अभी अपन देखेंगे। वो सक्रियण ऊर्जा को कम कर देती हैं। तो नेक्स्ट लक्षण है बच्चों एंजाइम्स सक्रियण ऊर्जा जिसे हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो एंजाइम सक्रियण ऊर्जा को कम करके अभिक्रिया दर यानी रिएक्शन रेट को बढ़ा देती है। रिएक्शन रेट को बढ़ा देती हैं मतलब रिएक्शन रेट की गति या स्पीड को बढ़ा देती है। तो किसकी बात हो रही है बच्चों, एंजाइम्स की। हम भी अपने बात किया था कि एंजाइम्स जो हैं वो तो भाई अभिक्रिया का उत्प्रेरण करती हैं। जितने भी अभिक्रियाएं हो रही हैं शरीर में, जितनी भी जैव रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उन सबका उत्प्रेरण कर रही हैं, ठीक है। लेकिन कैसे, वो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा रही हैं, वो कुछ मिनटों में कुछ सेकंड्स में ही एक रिएक्शन को कर देती हैं, ठीक है। कैसे करती हैं, सक्रियण ऊर्जा को कम करके। अब ये सक्रियण ऊर्जा क्या है बच्चों, सुनो। सक्रियण ऊर्जा समझा रहा हूं, ध्यान से समझेंगे। मैंने एक रिएक्शन लिया बच्चों A प्लस बी, और A प्लस बी से क्या बन रहा है बच्चों, C प्लस डी, ठीक है। A प्लस बी से क्या बन रहा है, C प्लस डी। A प्लस बी को C प्लस डी में परिवर्तित होने के लिए कितना समय लग रहा है, 30 मिनट, ठीक है। A प्लस बी क्या हो गए बच्चों, रिएक्टेंट्स, अभिकारक हो गए, क्रियाधार। और C प्लस डी क्या हो गए बच्चों, उत्पादक या प्रोडक्ट्स, सही। तो मैं कह रहा हूं बच्चों A प्लस बी को C प्लस डी में परिवर्तित होने के लिए 30 मिनट का समय लग रहा है। अब क्यों लग रहा है ये 30 मिनट का समय, सुनो। रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स में परिवर्तित होने के लिए 30 मिनट का समय इसलिए लग रहा है क्योंकि ये 30 मिनट में इन दोनों को एक न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होगी। भाई हर रिएक्टेंट से इनके पास खुद की ऊर्जा तो होगी, बिल्कुल ऊर्जा होगी, लेकिन इनको एक अतिरिक्त ऊर्जा चाहिएगी, एक न्यूनतम अतिरिक्त ऊर्जा चाहिएगी ताकि ये रिएक्टेंट्स किस में परिवर्तित हो सके, प्रोडक्ट्स में। मैंने कह दिया बच्चों वो ऊर्जा है, मान लेते हैं 30 जूल। वो अतिरिक्त ऊर्जा जो अभिकारक को यानी रिएक्टेंट्स को उत्पादक या प्रोडक्ट्स में परिवर्तित होने के लिए चाहिए, ठीक है। जो ऊर्जा, जो न्यूनतम अतिरिक्त ऊर्जा जो रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स में परिवर्तित होने के लिए चाहिए, उस न्यूनतम ऊर्जा को हम सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। ये 30 जूल है सक्रियण ऊर्जा। 30 जूल A और B दोनों को चाहिए। 30 जूल इसलिए चाहिए ताकि वो A प्लस बी रिएक्टेंट से क्या बना सकें, उत्पादक या प्रोडक्ट्स बना सकें।
तो वो 30 जूल क्या हो गई? सक्रियण ऊर्जा। और वो इस 30 जूल को लेने के लिए, इस 30 जूल अतिरिक्त ऊर्जा पाने के लिए उनको कितना समय लग रहा है? 30 मिनट, है ना। 30 जूल के लिए उनको कितना समय लग रहा है? 30 मिनट। अब एंजाइम क्या करेगी? एंजाइम इस सक्रियण ऊर्जा को, मैंने कहा 30 जूल से उसने कर दी 10 जूल। एंजाइम क्या करती है? इस सक्रियण ऊर्जा को घटा दिया। सक्रियण ऊर्जा को 30 जूल से कितनी कर दी? 10 जूल। तो अब इस अभिक्रिया को कितना समय लगेगा? 10 मिनट। तेज हो गई। 30 मिनट में जो अभिक्रिया अपने आप हो रही थी, एंजाइम ने उसको कितने मिनट में कर दिया? 10 मिनट में। कैसे कर दिया? उस सक्रियण ऊर्जा को कम करके। किसको कम करके भाई? सक्रियण ऊर्जा को। तो सक्रियण ऊर्जा क्या है बच्चों? एक न्यूनतम ऊर्जा। सबसे पहले यहां पर डिफाइन कर दें हम सक्रियण ऊर्जा क्या है। तो सक्रियण ऊर्जा क्या हो गई बच्चों? एक न्यूनतम अतिरिक्त ऊर्जा जो रिएक्टेंट्स यानी क्रियाधार को चाहिए उत्पादक या प्रोडक्ट्स में परिवर्तित होने के लिए। है ना भाई। तो हम किसको डिफाइन कर रहे हैं? सक्रियण ऊर्जा को या एक्टिवेशन एनर्जी को। तो क्या हो गई सक्रियण ऊर्जा या एक्टिवेशन एनर्जी? न्यूनतम अतिरिक्त ऊर्जा है। ये न्यूनतम अतिरिक्त ऊर्जा है जो किसे चाहिए? रिएक्टेंट्स या क्रियाधार को चाहिए। किस लिए चाहिए? ताकि उत्पादकों में वो परिवर्तित हो सके। ये सक्रियण ऊर्जा है। इसका मतलब एंजाइम इस सक्रियण ऊर्जा को क्या कर रही है? कम। और एंजाइम सक्रियण ऊर्जा को कम करेगी तो ऑब्वियस सी बात है उस रिएक्शन को समय भी कम लगेगा। तो एंजाइम ने क्या कर दिया भाई? अभिक्रिया की दर को बढ़ा दी, अभिक्रिया की गति को बढ़ा दिया। कैसे? सक्रियण ऊर्जा को कम करके। ठीक है। तो इसका अगर हम एक ग्राफ बनाए बच्चों, इसका ग्राफ भी एनसीईआरटी में दे रखा है।
ठीक है बच्चों, तो ये हमने किसकी बात कर ली बच्चों, एक रिएक्शन है, ये एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा है जो आपको ध्यान रखना है। एक अभिक्रिया है, रिएक्शन का प्रोग्रेस है, ऊर्जा है। रिएक्टेंट्स मतलब क्रियाधार हैं, उत्पादक हैं। इसमें क्या है बच्चों, ये तो रिएक्टेंट्स हैं जिनके पास ऊर्जा ऑलरेडी है। अब इनको इतनी अतिरिक्त ऊर्जा और चाहिए भाई, इतनी रिएक्टेंट्स को जितनी अतिरिक्त ऊर्जा चाहिए उसे कहेंगे सक्रियण ऊर्जा, ताकि वो प्रोडक्ट्स में परिवर्तित हो सके। अब वो अतिरिक्त ऊर्जा अगर एंजाइम की अनुपस्थिति में है तो सक्रियण ऊर्जा ज्यादा है। सक्रियण ऊर्जा वो 30 जूल मैंने बताया था ना, वो अतिरिक्त ऊर्जा एंजाइम की अनुपस्थिति में है। अब जब एंजाइम आएगी तो एंजाइम उस सक्रियण ऊर्जा को क्या कर देगी बच्चों, कम। 30 जूल से, जैसे मैंने उदाहरण बताया, 10 जूल कर दिया। उदाहरण के तौर पे 30 जूल से 10 जूल कर दिया, तो समय क्या होगा आपके पास, ऊर्जा एंजाइम ने कम कर दी तो अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। तो ये आपके पास क्या हो गया, ग्राफ जो ये दर्शा रहा है कि एंजाइम की अनुपस्थिति में, एंजाइम जब एब्सेंट है तो सक्रियण ऊर्जा ज्यादा होगी, जब एंजाइम एब्सेंट है तो सक्रियण ऊर्जा ज्यादा होगी, और जब एंजाइम उपस्थित है तो सक्रियण ऊर्जा कम हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो आज हमने क्या किया है भाई, एंजाइम का इंट्रोडक्शन देखा है। आज हमने एंजाइम्स का इंट्रोडक्शन देखा है, हमने देखा एंजाइम की हिस्ट्री देखी अपन ने, इतिहास, जिसमें 3 वैज्ञानिकों के नाम याद रखने हैं और 3 लक्षण हमने देखे हैं। जैव उत्प्रेरक होती हैं, रासायनिक रूप से प्रोटीन्स हैं जिसमें अपवाद है, और वह अभिक्रिया की दर को बढ़ा रही हैं, स्पीड अप कर रही हैं, तेज कर रही हैं। कैसे, सक्रियण ऊर्जा को कम करके कर रही हैं। ठीक है बच्चों, तो फिर इसके आगे का लेक्चर, इसके आगे के टॉपिक्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।